नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिये के साथ हाजिर है। नाज़रीन गैर संजीदा सियासतदानों ने मुल्क के हालात यहाँ तक पहुँचा दिए और आज मुल्क के जो भी हालात हैं अगर आप उसके बारे में देखें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं एक बहुत अहम राइटर हैं, लिखने वाले हैं, कॉलम नवीस हैं जनाब रऊफ क्लासरा साहब, एक बड़े इन्वेस्टिगेटेड सहाफ़ी हैं और बड़ा बैलेंस उनकी गुफ्तगू होती है। उनकी मुझे कोई आर नहीं है कहने पे मैंने ये पूरा प्रोग्राम उनके कॉलम पे जो है मैंने रखा है, पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने कॉलम के कॉलम पे रखा है। तो उसमें जिस तरह उन्होंने जिक्र किया है कि कौमी असम्बली में आज लतीफ़े होते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के वजीर खजाना और एक अहम स्पीकर और दूसरे लोग किस तरीके से अपनी औलाद को जो है वो करोड़ों रुपए गिफ्ट दे रहे हैं, किस तरीके से पैसों की मसलन उनको सही तौर पर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और जिस मुल्क में माशी बदहाली हो वहां का वजीर आज़म खजाना क्या कर रहा है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि जिस मुल्क में लोग मर रहे हों, सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो रही हों, उस मुल्क के वजीर आजम चौलिस्तान की सहराओं में जाते हैं और महफिल मौसीकी रात भर होती है और लाहौर से फनकार और फनकाराएं बुलाए जाते हैं। मन ये चीज क्या है? क्या ये बात सही है फिर कि हमारे मुल्क के गैर संजीदा सियासतदान और उनके रवैये ने मुल्क को तबाही तक पहुंचा दिया? हमारे साथ आज गेस्ट हैं और उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं रऊफ क्लासरा साहब, एनालिस्ट एंड कॉलमनिस्ट, जिनका जिक्र किया। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ है फवाद चौधरी साहब, लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रेरियन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रेरियन के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सिद्दीक अल फारूक साहब, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। रऊफ क्लासरा साहब, आज का आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आपका एक कॉलम मैंने 9/2/2014 और 19/2/2014 जिसमें आपने बहुत कुछ जिक्र किया है, और ये इस वक्त जो है एक आईना है, लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये है कि आपने उसमें से चंद बातें तो बताई हैं लेकिन डिटेल नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में, इन चीजों के बारे में? डॉक्टर साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी इज्जत अफजाई बख्शी किसी भी कॉलमिस्ट के लिए। ये बहुत बड़े एजाज की बात होती है कि आप जैसा एक टॉप एंकर और बहुत बड़ा एक आपका चैनल है तो मेरे एक कॉलम को उठाए और उससे पूरा प्रोग्राम करो। मेरे इतने बड़े अच्छे और मजबूत दोस्त उसमें फवाद चौधरी साहब हूँ या जमहूरियत के लिए मारे हैं खाने वाले ये हमारे दोस्त सिद्दीक अल फारूक साहब हैं, उनको बुलाया आपने। एक तो डॉक्टर साहब आपने जो बात के कॉलम में बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी नहीं है, आप भी अप्रिशिएट करेंगे, लिखने वाले बंदे हैं और फवाद भी और सिद्दीक अल फारूक साहब भी बड़े अच्छे लिखते हैं, खुद भी एक कॉलम निगार हैं। एक कॉलम की मखसूस एक इसकी लिमिट होती है, मतलब जो हमें लिमिट दी गई हमारे इदारे की तरफ से, हमारे नजीर नाजी साहब हैं या दूसरे हमारे अमार चौधरी साहब एडिट करते हैं, उनकी लिमिट है कि 1600 वर्ड से ज्यादा कॉलम नहीं होना चाहिए। और मेरा भी यही ख्याल है कि कॉलम में और एक मजमून में फर्क होना चाहिए कि एक इंसान एक ही चित्र में बैठ के उसको पढ़ ले। एक मजमून लंबा हो जाए शायद आप भी बोर हो जाते हैं और दूसरे भी हो जाते। इसमें मैंने कोशिश ये की जिस कॉलम को आपने उठाया है डॉक्टर साहब कि मैं ज्यादा लंबे उसमें चक्रों में नहीं पड़ा कि आपके 1000 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन हैं जिसमें 342 आपके एमएनएज हैं, आपके 100 के करीब सेनेटर्स हैं या बहुत सारे ज्यादा चारों असेंबली के मेंबरान हैं। मैंने सिर्फ एक उसमें केस स्टडी एक केस स्टडी आप कह लें कि जो मुल्क का वजीर खजाना है जिसका काम ही यही है कि आपसे मेरी से और दूसरे हमारे जो दोस्त हैं जितने पाकिस्तान के लोग हैं उनसे टैक्सेस ले, तो जो बंदा खुद एक हमारे लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक कैप्टन ऑफ द शिप जो है, जो पूरे शिप का मालिक है, उसको देखना चाहिए कि वो खुद कितना टैक्स दे रहा है, उसकी कितनी मालियात है, कितने एसेट्स हैं। और सबसे पहले ये मैं बता दूं, वो कहते हैं ना किसी को उंगली उठाने से पहले जरूरी है कि बंदा अपना कंडक्ट बता दे कि मैंने 2012-13 के अपने टैक्स रिटर्न भी जमा करवाए हैं
अपना मैंने टैक्स भी अदा किया है, अपने एसेट भी मैंने डिक्लेयर किया सारे के सारे एफसीआर के पास कि मौजूद है। लिहाजा मैं थोड़ा सा ही हक रखता हूँ एज ए टैक्स पेयर कि मैं बात कर सकूँ कि जिन लोगों को मैं टैक्स दे रहा हूँ और जो उस टैक्स पे बैठ के इस मुल्क को चलाते हैं, खर्चे करते हैं और बहुत सारे उनको पास प्रिविलेज जीवन तनख्वाहें मिलती हैं, वो उस टैक्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक उसमें केस स्टडी इसमें ली है, वो है हमारे हिसाबदार साहब, बड़ा मेरा जाती तौर पर बड़ा अच्छा तलक, आई होप अगर उन तक बात पहुंच के मैं नहीं करेंगे उनके डॉक्टर साहब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक तो जैसे आपने जिक्र किया कि इन्होंने अपने जो गोशवारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाए हैं, उसमें जो इन्होंने अपने मूवेबल एसेट दिखाए हैं जिनको हम कहते हैं, उसमें बैंक का कैश आ जाता है, आपकी सेविंग है, आपकी गाड़ी है, आपके कुछ जेवरात हैं, घर का फर्नीचर है, तो इस तरह की चीजें जो आप शो करते हैं, उन्होंने टोटल मलियत कैश की दिखाई है, लीव अलोन अदर बातों में छोड़ देता हूँ 2 मिनट के लिए, वो 55 करोड़ रुपए की दिखाई है उन्होंने उसमें। अब उसमें किया ये उनके 55 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं टोटल उन्होंने, और ये कैश मैं बता रहा हूँ कि उनका कैश के करीब है। और जो उनकी एक अभी टैक्स डायरी छपी है तो उसमें डार साहब ने जो टैक्स दिया है वो 8 लाख रुपए, तो मेरे बहुत कम है। तो मुझे दुख कि मैंने इस मुल्क के 3 वजीर खजाना है, एक उसमें इसाक डार साहब हैं, उसके बाद नवीद कमर साहब रहे हैं वजीर खजाना, सलीम मांडीवाला साहब रहे, इन तीनों के मुझसे टैक्स कम दिया हुआ है और मेरी भी इस पे जर्नलिज्म चार्ज के कोई इनकम नहीं है, एक थोड़ी सी जरी जमीन है, लेकिन वो भी मेरी आप इस तरह की नहीं है कि मैं उसमें से बहुत बड़ा क्लेम कर सकूं, बिल्कुल थोड़ी सी है। तो मेरी ये बड़ी हैरानी की बात थी कि जो इस मुल्क के वजीर खजाना है तो दिन रात हमें भाषण देते हैं, हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि आप लोगों को टैक्स देना चाहिए, खुद टैक्स नहीं दे रहे बल्कि टैक्स बचाने के लीगल तरीके ढूंढे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका 55 करोड़ रुपए का कैश है, इन्होंने क्या काम किया सागदार साहब ने, और जो कानूनी तौर पर ये कहते मैंने ठीक है, मैं मान लेते हैं, आप भी मान लें कि ठीक है, लेकिन आप जरा हरकत को मुलायजा फरमाएं, इन्होंने 55 करोड़ रुपए में से 41 करोड़ रुपया ये शो किया है कि मैंने अपने बेटे को कर्ज हंसना दिया है, उसमें से 10 करोड़ रुपए इन्होंने ये शो किया कि मैंने इसको बैंक में सेविंग के तौर पर रखा हुआ है। अब जरा देखते हैं सारी तरीका वारदात क्या हो रहा है। अब जो इनका टोटल एसेट है, एक और चीज के लिए कि लोग इसको ये ना समझे कि मैंने 55 करोड़ रुपए पर टैक्स नहीं दिया, मैंने काम पे दिया है। इन्होंने एक सपोर्ट ले भी होता है 0.5% जो आप टोटल मूवेबल पे देते हैं, वो इसका इनका 55 करोड़ पे बना है 27 लाख रुपए। इन्होंने 27 लाख रुपए दे के इन्होंने 55 करोड़ को कैसे डिवाइड किया अपने टैक्स को, इनको एक साथ ही 55 करोड़ का टैक्स ना देना पड़े, 27 लाख रुपए में जान छूट जाए। इन्होंने उसमें से 41 करोड़ का शो कर दिया तो बेटे को मैंने वो दे दिया है, ये उसको कर्जे हंसना दे दिया। अब बात इनके पास 10-12 करोड़ पे 10 करोड़ समथिंग इन्होंने दिखाया मेरे पास बैंक में पड़ा है, उसमें जो बैंक में से इनको पैसा आ रहा है, जो सूद मिल रहा है इनको, उसमें से इन्होंने शो किया कि मैं 1 करोड़ रुपए की चैरिटी देता हूँ। अब जरा देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए की चैरिटी दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे। अब टोटल जो इन्होंने इनकम पे ये पैसे दिए हैं 8 लाख रुपए दिया है, अगर इसको आप डिवाइड करें डॉक्टर साहब तो ये बनता है कि इसाकदार साहब की जो इनकम है, इनकम टैक्स जो दिया है, आप बाकी उन चीजों को भूल दें जरा, इनकम टैक्स 8 लाख रुपए, जिसका मतलब यह है कि डार साहब की महीने की आमदन जो है वो 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए में इन्होंने दूसरी क्या क्या चीज देखी, इनका लाइफ स्टाइल देखें, इनके 3-4 घर उसमें दिखाए हुए हैं, उसमें नौकरों की फौज है आपको, 3 इनके पास बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज है, लैंड क्रूजर है, एक और है जिनकी 1.5-2 करोड़ से ज्यादा की इन्होंने मालिया दिखाई हुई है। इनका लाइफ स्टाइल जो है डॉक्टर साहब का, इनका सॉरी डॉक्टर साहब इनका डार साहब का, वो कहते हैं कि मेरी महीने की 3 लाख रुपए इनकम है, उसमें से मैं आपको 8 लाख रुपया साल का टैक्स दे रहा हूँ। असल काम क्या है कि अगर इनको मैं यहाँ क्लासर साहब रोकूंगा क्योंकि और भी इश्यूज है, एजाज सादिक साहब की भी जिक्र है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी जिक्र है, आपने डीजी रेडियो का भी उसमें हवाला दिया है इंफॉर्मेशन के हवाले से, मैं उस पर आगे बात करूंगा। थोड़ा सा मैं डेफिनेटली मेरे साथ बड़े मोहतबर मेरे सिद्दीक अल फारूक साहब बैठे हुए हैं, उनको मौका देता हूं। क्या कहते हैं सिद्दीक अल फारूक साहब, ये वजीर आजम और ये जो आपके वजीर हैं क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपके चैनल के मालिक और जो भी उनकी हैसियत थी हाजी अब्दुल रज़ाक यासीन साहब की वफ़ात पर अफसोस का इज़हार भी करता हूँ और फातिहा खानी भी अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए और उन्हें आला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम अच्छे काम करें। दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब कि आपने बड़ी मेहरबानी की और सुबह को 10:30-11 बजे मुझे फ़ोन फरमाया। अगर आप उस वक्त बता देते कि रऊफ़ क्लासरा साहब वो इतने अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बारे में अच्छी बातें मेरे गैर हाज़िरी में भी कहते हैं, मैं हालांकि कोई ऐसी चीज़ हूँ तो नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छी अच्छी बातें इन्होंने मेरे बारे में कई दफ़ा कहीं भी लिखी हुई, तो अगर आप फरमा देते कि इनका 9 फरवरी का कॉलम पढ़ के तो मैं आऊँ तो ज़्यादा अच्छा होता। अब मैं इन्होंने जो कुछ बात की है, ज़ाहिर है फैक्ट्स फिगर्स के साथ बात की है,
लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने समेत वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब अपने गोशवारे इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा दिए हैं, अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर ये गलत है, उन्होंने झूठ बोला है, तो 62-63 की जद में आ जाएंगे। और अगर कोई और ये चैलेंज कर सकता है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर किसी आदमी को ये शक है कि उन्होंने सही टैक्स नहीं दिया, उन्होंने झूठ बोला है, जायदाद की कीमत ये थी, तो मैं तो अदलिया बड़ी आज़ाद है, तो वो ज़रूर चला जाए। अगर इनमें से वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर ख़जाना है, या किसी और ने गलत गोशवारा जमा कराया है, तो फिर ये साबित हो जाएगा और गलत झूठ बोलने वाले को सज़ा मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये टेक्निकल चीज़ें भी हैं। मैं इसहाक डार साहब नहीं सुन रहे यहाँ, लेकिन मैं यहाँ इस बात की गवाही देता हूँ कि इसहाक डार साहब ने मेरे ज़रिए कई बच्चियों की शादियों के लिए पैसे दिए, मेरे ज़रिए। इसी तरह जनाब नवाज शरीफ साहब ने मेरे हाथों, जब मैं रिकमेंडेशंस भेजता रहा या भेजता हूं, तो बहुत लाखों रुपए मेरे हाथों से इलाज के लिए, माजूरों के लिए, शादी के लिए, तालीम के लिए वगैरह दिलवाए हैं। तो ये तो उनका एक शोबा है। अब टैक्स देना ये भी एक टेक्निकल चीज है, तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा, रऊफ क्लासरा साहब का कॉलम सर आंखों पर जो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई बात गलत है तो जो इन्होंने लिखी है, कोई और अदालतें खुली हैं वो चले जाएं इलेक्शन कमीशन में। सो बजाय इसको कि टॉक शोज जो हैं उसमें हम ये बात करें, प्रॉपर फोरम पे जाके खटखटाएं ताकि गलत बयानी करने वाले को सजा मिले। ठीक है, मैं जनाब फवाद चौधरी साहब, आप अभी सीट पे नहीं है लेकिन फोन पे हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे अगर ऐसे हालात हों, इस किस्म के मुल्क का जो फाइनेंस मिनिस्टर है रऊफ क्लासरा साहब ने जिस तरह एक केस अभी आपके सामने पेश किया, इसको कैसे देखते हैं आप? साहब, पहली बात तो यह है कि बड़ी एक तो पाकिस्तान में देखें बहुत चीजें जो अच्छी हो रही हैं, उनमें एक चीज बहुत अच्छी ये हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर और मीडिया की अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर बढ़ रहा है। और आप जैसे लोग, रऊफ क्लासरा जैसे लोग और तमाम जो लोग जो इस मामले में बहुत विजिलेंट बात कर रहे हैं, बड़े विजिलेंट तरीके से देख रहे हैं, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर भी कि जो लोग जिन्होंने लोगों को अकाउंटेबल करना है आप उनको अकाउंटेबल कर रहे हैं, और ये बड़ी जबरदस्त बात है। इसहाक साहब के प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर ही नहीं है, उनका जो HSD टावर्स हैं दुबई में, उनकी मालियत 1 बिलियन रुपयों से भी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि उसको 1 बिलियन दिरहम से भी उसकी कीमत जो है वो ज्यादा है। जाहिर है वो एक बहुत अमीर आदमी है। अभी जो उनके बच्चों की शादी हुई थी उसमें अटलांटिस होटल में पूरा नीचे फ्लोर बुक किया गया, और अब वहां पे जो रेंट है नीचे जो रूम का वो अबाउट $1,600 से $2,000 उसका रूम रेंट भी जो है वो उन्होंने पे किया, ये सुना जाता है। अब इशू ये है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको अकाउंटेबल बनाना मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा जरूरी है। सिर्फ ये जो नवाज शरीफ साहब की आपने शुरू में आगे बात की है कि उन्होंने चौलिस्तान में जो है वो गाने सुने, तो खुदा का शुक्र है कि उन्होंने नॉर्मल बात की है, को गाने सुने हैं, कोई तरह की। इस तरह रऊफ क्लासरा साहब को मैं कहूंगा कि यार इस तरह की बातों पे उनको ना करें, उनको चाहिए कोई आर्ट म्यूजिक इस तरफ आए। हमारे तो यहाँ पे सोसाइटी में दान सकता है ऑलरेडी, और अगर वज़ीर आज़म साहब ये कर रहे हैं तो इस पे ना उनको छेड़े और ना टैक्सों पे इधर उधर वो उनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, बट सोसाइटी को खुलने भी दें, इस पे वज़ीर आज़म साहब के ऊपर एतराज ना करें। बाकी ये है कि जो आप लोग मामला आगे चलेगा पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, हर बड़े आदमी को जवाबदेह होना पड़ेगा, जवाबदेह हो रहा है, और यही पाकिस्तान में एक तरक्की की निशानी है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आके एक का जुमला मैं अर्ज करूं, एक जुमला कर दें बिल्कुल कर दें, मैं अर्ज करूं, फिर ब्रेक पर चले जाएं। सिर्फ ये कि बहुत अच्छी, आज तो बहुत ही अच्छी बातें की हैं अपना हमारे फवाद चौधरी साहब ने जी। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि वाकई दुबई में उनका कारोबार मेरे भी इल्म में है और सुनाया, लेकिन अगर दुबई में कारोबार का टैक्स वो पाकिस्तान में तो नहीं देंगे ना। चले अब ब्रेक, मैं ब्रेक पे जाता हूं, इसका जवाब फवाद चौधरी साहब देंगे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आने के बाद रऊफ क्लासरा साहब ने अपने कॉलम में बहुत अहम बातें और भी
पेश की हैं। और इस किस्म के कॉलम जो आते हैं, हम हमेशा किसी न किसी अच्छे कॉलमिस्ट जो कि बड़े दलाइल के साथ बड़ी अच्छी तरीके से फैक्ट एंड फिगर से जब वो चीज़ लाते हैं, तो ये फ़र्ज़ है हम सब का, मीडिया का, कि हम इतने बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट्स को, इतने अच्छे कॉलम को और बेहतरीन को, क्या वजीर आजम हैं, ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, ये बड़े बड़े कौमी नुमाइंदे हैं, ये आवाम की प्रॉपर्टी है, इनकी एक एक चीज़ पर नज़र होती है, इनकी दूसरों की नहीं, सियासतदान है, ये अवाम की प्रॉपर्टी, इनकी नजर होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और इस वक्त मुल्क कहां खड़ा है और ये लोगों से क्या मांग रहे हैं, दुनिया में क्या कह रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं। तो ये अगर इस तरीके से मेहनत करके इतने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटेड जो है अगर रिपोर्ट्स आती है, तो इस किस्म के जो रिपोर्ट लाने वाले रऊफ क्लासरा साहब जैसे लोग हैं, इनकी बड़ी हौसला अफजाई होनी चाहिए और हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम इनके ऊपर करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ क्लासरा साहब, आप दोनों का जो भी जवाब देना चाहें, लेकिन क्योंकि आपके कॉलम के हवाले से बात हो रही है, उसमें आपने जहां कुछ चीज़ों का जिक्र किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आपने मोहतरम वजीर आजम के बारे में बताया है कि जी उन्होंने के सर्द सहरा में महफिल मौसीकी रात भर सुनते हैं और लाहौर से फनकार और गुलकार बुलाए जाते हैं और जिसके लिए 4000 जो पुलिस मामूर होते हैं। और आपने ये भी जिक्र किया कि इस इलाके में जो है वो 75 गैर रस्मी स्कूल बंद हैं, 75 स्कूल जो है इस तरीके के बंद हैं और हजारों बच्चे तालीम से महरूम हैं। एक तो ये जिक्र किया, दूसरा आपने ये भी कहा है कि आज सादिक का भी जिक्र किया है कि उन्होंने भी अपने रिटर्न में कर्ज हंसने के लिए करोड़ों रुपए अपने बच्चों को शो किया। इसके साथ साथ आपने फहमीदा मिर्जा के 87 करोड़ का भी जिक्र किया है कि फहमीदा मिर्जा के 87 करोड़ जो है इन्होंने राइट ऑफ किए हैं, माफ कराए हैं, जो मिर्जा शुगर मिल्स थी। इसके अलावा आपने एक बहुत अहम बात भी कही है और वो है कि रुमाना काकड़ एक बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी बलूचिस्तान से आई हुई खातून है, जिनके साथ आपका कहना है कि आज सादिक साहब का रवैया बहुत खराब है। और इसी तरीके से डीजी रेडियो पाकिस्तान समीना परवेज 25 नवंबर को रजिस्टर करवाती हैं कंपनी को, 6 दिसंबर को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, उस पर ऑडिटर की भी रिपोर्ट है। क्या कहेंगे इन तमाम बातों पे? डॉक्टर साहब, बड़े आपने अहम इश्यूज को उनको दोबारा हाईलाइट किया है और बड़ा अच्छा किया, ये चीजें सामने आने चाहिए थे, क्योंकि एक रीडरशिप हमारी अपनी है, एक जो व्यूअरशिप है वो बहुत बड़ी होती है आपके प्रोग्राम की, ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की। एक तो मैं जो सदीक फरूक साहब ने बड़ी अच्छी और रीजनेबल बातें की हैं, मस्त है, बड़ी हिम्मत और जुर्रत चाहिए अपने वजीर आजम के बारे में या ईमान अपने वजीर खजाना के बारे में इस तरह कहने की कि बिल्कुल अगर गलत किया है तो उनका अप्लीकेबल होनी चाहिए। और अदालतें आजाद हैं, पता नहीं कौन से दौर की अदालतें हैं, आजाद हैं। पहले वाली अदालतें अगर आजाद थी, कुछ ना कुछ उनका खौफ था, डर था, तो मौजूदा अदालतों का मैं खुलेआम कह रहा हूँ, इनका कोई डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। 3-4 मिसालें दे दे तो पता नहीं कैसी अदालतें आजाद है। तारिक मलिक का केस हुआ, नादरा चेयरमैन का, सर जज साहब ने इंतजार फरमाया कि जब तक तारिक मलिक रिजाइन नहीं करते, उन्होंने 1 महीना वर्डिक्ट नहीं सुनाई। उन्होंने रिजाइन किया, उनको हरासा किया गया, उनके साथ कई डल्टी ट्रिक्स खेले गए, वो लंबी कहानी है, आपको किसी दिन खुद सुना देंगे। उसके बाद इस्तीफा दे दिया, 2 दिन बाद उनकी जजमेंट आ गई सर, उस वक्त तक वो जा चुके थे, ये अदालत आजाद थी। उसके बाद पेमरा के चेयरमैन को हमने देखा सर, उनके साथ यही कुछ हुआ और उनका जिस तरीके का हशर किया गया वो आपके सामने है। तीसरा हमने देखा AGPR थे यहाँ पे, AGPR के केस में भी यही देखा, हुकूमत ने कहा कि हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं करते, बिल्कुल इस पे अदालतें कोई एक्शन नहीं ले रही। अदालतें फैसले अगर कर भी रही हैं तो उनको मानता कोई नहीं है। ये अदालत का काम भी है, मैं समझता हूँ अपने फैसले इस तरह के आने चाहिए। अगर नहीं मनवा सकती तो मेरा ख्याल है इस तरह के फैसले करने का कोई फायदा नहीं है। डार साहब और वजीर आजम साहब तो बहुत बड़ी बात है सर, यहाँ तो आप नादरा के चेयरमैन और पेमरा का एक चेयरमैन या AGPR जो है उनका हो सकती है, अदालतों में इतनी जरूरत हो कि वो डार साहब या वजीर आजम साहब को बुला सकें। जो मेरे दोस्त सवाल चौधरी साहब कह रहे थे, बिल्कुल उनकी बात ठीक है, इस मुल्क में बहुत तबाही मची है और जिस तरीके का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हुई है, म्यूजिक हो, आर्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन मेरा जो एतराज है, जो आपने बड़ा राइटली अच्छा हुआ आपने पॉइंट आउट कर दिया, जो मैं कहता तो एक उसी चोलिस्तान में आपके 75 नॉन फॉर्मल स्कूल का बजट ही नहीं रखा गया पंजाब के इस साल बजट में, और पंजाब को NFC में से इन्होंने 700 अरब रुपया मिला। डॉक्टर साहब 700 अरब होना यह चाहिए था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाते और 36 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट करते, ऑन द बेसिस ऑफ ये पॉवर्टी करते ये। उसके बाद अब बात की बैकवर्डनेस, वो किसी को कुछ पता नहीं है,
उसका इजलास नहीं हो रहा और ये बहुत बड़ा गैर कानूनी काम हो रहा है जो पंजाब हुकूमत कर रही है और बाकी हुकूमतें भी कर रही हैं। वो भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाती, लाहौर कराची और उस पर दौलत हो रही है। इसलिए चोलिस्तान के स्कूलों के लिए बजट ही नहीं रखा गया, जहाँ पे 4000 पुलिस वाले बुलाए गए, मुल्तान बुलाए गए, उसके बाद आपने रहीम यार खां वहां से डेरा गाजी खां भावलपुर से बुलाए। हमें इस चीज पे इतराज है। अगली बात इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, आपने बात की इसकी हमीदा मिर्जा साहबा की। आप कहते हैं अदालतें आजाद है। हमीदा मिर्जा के खिलाफ जासमीन शाह ने जाकर सबूत पेश किए वहां सुप्रीम कोर्ट में भी, और ये इलेक्शन कमीशन के सामने जो बाबे बैठे हमारे बूढ़े रिटायर बैठे हैं उनका खिलाफ है। और बाकायदा बैंकों की ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा वहां पे नेशनल असेंबली की लाइब्रेरी में रिकॉर्ड पड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान के कौन कौन से लोग हैं जिनने पिछले 5 सालों में लोन राइट ऑफ करवाए हैं। क्या उसमें हमीदा मिर्जा साहब उस वक्त स्पीकर थी जब उनका नाम आया है और उसको दबाया था इन्होंने, जो मैंने कहीं से फाइल निकलवा ली। ये बैंकों ने बताया है कि 87 करोड़ रुपए का टोटल लोन इन्होंने राइट ऑफ करवाया है। अगला, आपने बात की डीजी रेडियो की। मुझे फोन आया जब मैंने स्कैंडल ब्रेक किया, परवेज रशीद साहब का बड़े जज्बाती थे। उन्होंने कहा राउत साहब आप देखिएगा 48 घंटे में रिपोर्ट आ रही है और मैं क्या करता हूँ। 48 घंटे को 48 दिन हो गए, इस पे एडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कहा है कि करप्शन हुई है। अपने यहाँ पे एक बहुत मोतबर नाम है खालिद सरवर साहब हैं, डीजी एपीपी, उनको कहा गया था, इन्होंने खुद कहा, उन्होंने रिपोर्ट दी है और उसमें करप्शन पाई गई है। इवन पीएससी ने कहा कि इस डील को स्क्रैप करें। परवेज रशीद साहब गायब हैं, उन्होंने उसके बाद कभी मुड़ के बात नहीं की। एक और जो बड़ा गलत काम हुआ है जो अगेन डीजी रेडियो साहबा और इन लोगों ने किया है कि भावलपुर रेडियो में इस दफा ख्वाजा फरीद पे जो प्रोग्राम होता था उनके उर्स पे उन्होंने करने से इनकार किया। भावलपुर यूनिवर्सिटी के सराइकी डिपार्टमेंट के कुछ लड़के गए एहतजाज करने, वहां पे स्टेशन जो मैनेजर है जो नॉन सराइकी है उसको कहा कि सर आप मेहरबानी फरमाएं, आपने ख्वाजा फरीद तो उर्स में लगा। उन्होंने एहतजाज किया, पुलिस बुला ली। वो 11 के 11 लड़के इस वक्त गिरफ्तार हैं और उनपे MP3 लगाया गया है कि 1 महीने के लिए नजर बंद कर दिया। वहां पे डिप्टी कमिश्नर है जो इन्होंने बाबूज लगाए हुए हैं, उनका काम ये है कि सराइकी इलाकों में ना फंड दो ना पैसा दो, और अगर कोई वहां पे एहतजाज करे तो MPO आप वहां पे MPO लगा के 11 लड़कों को वो भी करो, और वाइस चांसलर का थ्रेट है तो तुम इनको यूनिवर्सिटी से निकालो। ये वो एटीट्यूड है। आप किस तरह फेडरेशन को चलाते हैं, आप किस तरह सूबे को चलाते हैं कि 700 रुपया मिलता है और मुझे नहीं पता आदिला लिया को कितना मिला है, जैलम का कुछ, जैलम को क्या मिला है, पिंडी में बैठे हमारे स्पीकर फरूक साहब इनको क्या मिला है। अब पूरा मुल्क आपने लाहौर बनाकर रख दिया है, जो पैसा मिलता है आप लाहौर पे खर्च करते जा रहे हैं। अगर साउथ में सब जनूबी पंजाब में से कोई आवाज आती है, कोई अपने एहतजाज करता है, उनको MPO लगा के आपका डिप्टी कमिश्नर जो बैठा है बाबू जो लाहौर से जाता है वो उस पर बैठ के गिरफ्तारियां करता है, और वो 11 लड़के पिछले 12-15 दिन से जेल में पड़े हुए हैं। ये गवर्नेंस का लेवल है। आप कह रहे हैं अदालतें आजाद है, कौन सी अदालतें आजाद है, किस मुल्क के आजाद है? इनकी अगर बात करें तो ये अदालतें आजाद नहीं है, ये हुक्मरानों को देख के फैसले कर रही है आजकल। आपने रुमाना काकड़ का भी जिक्र किया है जो बहुत ही बलूचिस्तान से एग्जैक्टली मैं अपने पंजाब में फंस के रह गया। उनकी कहानी सुनने वहद खतून अफीसर आई थी बलोचिस्तान से जो डेपुटेशन पे। आप किसी दिन रुमाना काकड़ को खुद टेलीफोन पर ले लें और उनकी कहानी सुने, आपको रोना आ जाएगा कि जितनी हैरासमेंट और जितने घटिया और छोटे लेवल पे जाके खतून अफीसर को ये कौमी असम्बली के आला अफसरान ने हरासा किया है और जितनी उनके साथ बदतमीजी की गई। मैं आपको इस टीवी पे वो बातें नहीं बता सकता कि खतून अफीसर ट्राइबल वोमेन आई, उनको सबने मना किया क्वेटा में कि आप मत जाएं, ये पंजाब का पाकिस्तान है, आपको काम नहीं करने देंगे। वो फैमिली से बगावत करके आई, अपने कल्चर से करके आई, और जो हशर उसके साथ अयाज सादिक साहब ने किया है, किसी और मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊं आपको, वो यहाँ पे रहती थी, उसके घर पे कैसे बंदे भेजे गए हैं। अभी वो बलोचिस्तान वापस गई है, वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी को कह के उसको वहां पे हरासा किया जा रहा है। ये लेवल है हमारे हुक्मरानों का। और उसको बकायदा अयाज सादिक ने भरी मीटिंग में कहा था कि मैं आप 2-3 खवातीन बैठी हुई थी कि मैं आप लोगों को SIA के जरिए उल्टा टंगवा दूंगा। जब यहाँ पे इस तरह की रूलिंग लीड आएगी, इस तरह के लोग आएंगे, ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, ये बातें अदालत में पेश की गई। और रुमाना काकड़ भी अदालतों में गई थी, वो धक्के खातिर सुप्रीम कोर्ट भी गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गई है। ठीक है, मैं पूछता हूं उनसे, सिद्दीक अल फारूक साहब को देता हूं। सिद्दीक अल फारूक साहब क्या कहते हैं? इतनी कहानी तो रऊफ क्लासरा साहब ने दलाइल और सबूत के साथ बयान कर दिया है। देखिए, मैं अर्ज करूंगा कि सबसे बड़ी मुझसे नादानी हुई कि मैंने आपसे नहीं पूछा कि हुजूर किसी खास कालम पे बात करनी है आपने। ये जितने हकायक हैं अगर मेरे सामने पहले से होते ना तो मैं उसके बारे में तैयारी करके आता। लेकिन आपने जो इंट्रोडक्शन में चंद बातें की हैं, मैं जरा इसके हवाले से भी बात करता हूं, उसके हवाले से। मसलन आपने इन्हीं के हवाले से कौमी असम्बली में लतीफ़ों की बात की है, तो कौमी असम्बली
या मस्जिद ही कह लें, मस्जिद में भी हर वक्त तिलावत तो नहीं होती, वहां बात भी होती है, वाज भी होता है, मसाइल भी होते हैं। कौमी असम्बली अपनी देख लें, कौमी असम्बली दुनिया भर की असम्बलियां देख लें, इंडिया की असम्बली देख लें, अभी पिछले दिनों क्या वहां हुआ है। फिर दूसरी बात आपने की है कि मुल्क को जो इस हाल में पहुंचाया है वो आपने बिलखसूस कहा जी गैर संजीदा सियासतदानों ने। डॉक्टर साहब मुझे अफसोस है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी आपकी नजर है पाकिस्तान की तारीख पर, बड़े जबरदस्त एक एक वाकया आपको अजबर है। आपको वो 4 मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स भूल गए जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया, जिन्होंने इस मुल्क को 2 टुकड़े किया, जिनकी वजह से दहशतगर्दी के हम चुंगल में फंसे हुए हैं। ये सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने इस पाकिस्तान को पहुंचाया है, इसको आधा किया है, दरिया चले गए, इसके सियाचिन ग्लेशियर चला गया, कारगिल का वाकया हुआ, ये दहशतगर्दी हुई, ये हुजूर ये चारों आइन शिकन लोग थे, आइन तोड़ने वाले। और शुक्र है खुदा का कि एक आइन तोड़ने वाले का इस वक्त जो है वो ट्रायल हो रहा है, ये भी अल्लाह ताला का करम है। अच्छा, मैं आपसे काउंटर नहीं करूंगा, को फरिश्ता मैं इसका मेरे पास बहुत जवाब है लेकिन मैं दूंगा नहीं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, एक बात रिलेटेड। अगर वजीर आजम वाकई चौलिस्तान गए हैं, रातों को वहां मौसीकी सुनते हैं, सुबह रात भर, और लाहौर से और दूसरी जगहों से फनकारों को बुलाया जाता है और 4000 पुलिस वाले वहां खड़े होते हैं, और चौलिस्तान के गरीब तालीम महरूम हैं, वहां स्कूल बंद हैं, उनका बजट नहीं है, पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान के जो है वो क्या कहते हैं फौजी शहीद हो रहे हैं और रियासत को खतरा है, और वजीर आजम जो है वो चौलिस्तान की ये है इनका। इसके ऊपर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है जी, मैं इसी पर आता हूं जनाब, मैं आ रहा हूं। बात यह है जी कि इसी चौलिस्तान में अगर कोई मौसीकी का प्रोग्राम होता है या शहर में होता है, या यहां आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लाहौर में आप देखें कितने म्यूजिकल प्रोग्राम्स इन होटलों में और दूसरी जगह होते हैं, और अगर वजीर आजम वहां जाता है तो ये भी तो देखें कि वजीर आजम दहशतगर्दी के खिलाफ क्या कर रहा है, वजीर आजम इकानमी के लिए क्या कर रहा है। आज चीन जो है वो 10 अरब US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का मुआहदा करता है। आज चीन के तामुन से कराची में 2400 मेगावाट का जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का स्टेशन लगता है। सर इसको आज 6600 मेगावाट का जो है वो सोलर। एक मिनट मेरी बात सुने, रऊफ कलासरा साहब को आपने अनइंटरप्टेड सुना है, मेरी बात भी सुने। तो जनाब कोल पार्क लगता है गडानी में और वहां लोग आ रहे हैं। आज जनाब तरबेला 4 और तरबेला 5 जो है 2400 मेगावाट पान बिजली उनका इफ्तिताह होता है। आज सोलर पार्क चुलिस्तान में बनता है और 1000 मेगावाट। आज अमेरिका जो है वो 1400 मेगावाट जो है वो विंड एनर्जी के लिए आगे बढ़ रहा है। आज UAE यहां आ रहा है, आज दूसरे मुल्क यहां आ रहे हैं। तो ये भी तो देखे ना, ये भी तो आज। और बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या है, 80 से मैं 1000 गिनवा दूंगा सर, चंद बातें सुन ले, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। सुन ले जरा, सुन ले। आप पार्टी नहीं है तो सुन ले। आप ये भी देखें ना कि आज जो बैनुल-अक़वामी चेंबर ऑफ कॉमर्स पिछली दफा -3 था पाकिस्तान का जो है अपना स्टेटस, आज +2 5 डिजिट्स इंप्रूव किया है। जो सर चौलिस्तान का जवाब देंगे, चौलिस्तान का आज प्लस में है। चौलिस्तान इंटरनेशनल पाकिस्तान को कह रहा है कि करप्शन। सर हम इस पे किसी वक्त प्रोग्राम कर लेंगे कि आपके 8 महीने में क्या हुआ है या नहीं हुआ है। हम एक सवाल में आपसे कर रिलेटेड केस का ये मतलब है वज़ीर आज़म कुछ कर ही नहीं रहा। सर रिलेटेड वज़ीर आज़म सोया हुआ है, वज़ीर आज़म ये कर रहा है। भाई वज़ीर आज़म के ये काम भी देखो। सर सिर्फ एक जवाब, अगर चौलिस्तान में रात भर मुल्क का वजीर आजम जो है वो मौसीकी सुनता हो और मुल्क के अस्करी भर का एक मुबालगा है कालमों में या शेरों में, इसका ये मतलब नहीं है कि जो ही शाम पड़ी बहुत से लोग जो शाम का शुगल करते हैं, नवाज शरीफ का वो शुगल नहीं है। बहुत से लोग शाम के बाद होश में नहीं होते। नवाज शरीफ का ऐसी बात नहीं है। फहमीदा मिर्जा के बारे में भी कहा है, वो ज़कात भी देता है। यार ये कैसे इधर आने दे। फहमीदा मिर्जा के बारे में भी कहा है कि 87 करोड़ उन्होंने राइट ऑफ कराया लोन जो मिर्जा। उसके अलावा उन्होंने DG रेडियो पाकिस्तान समीना परवेज के बारे में कहा है कि 25 नवंबर को रजिस्टर्ड किया उन्होंने एक फॉर्म और 6 दिसंबर को करोड़ों रुपए उसको दिलवा दिया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर?
देखिए डॉक्टर साहब, जो इंडिविजुअल केसेस हैं वो तो इंडिविजुअल्स खुद जवाब दे सकते हैं, जाहिर है हमें तो उसका फैक्ट्स का इल्म नहीं है, लेकिन जो फिलोसफिकल लेवल के ऊपर जो बात की है डॉक्टर रऊफ क्लासा साहब ने, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप तो जो डेवोल्यूशन होनी चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट्स में वो नहीं हो रही। ये जो चोलिस्तान के इन्होंने मामले का जिक्र किया है, वजीर आजम के हवाले से तो मैं माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करता, वजीर आजम साहब को जरूर जाना चाहिए था। अगर वजीर आजम चोलिस्तान के कल्चरल शो में शिरकत करते हैं, पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन, एक सवाल का जवाब क्लियर तो कर दें, क्लियर तो कर देना। देखिए कल्चर वो इसलिए भाई लगता है फहद साहब कल्चर शो का नाम इसलिए ले रहे हैं, मैं तो एंकर हूं ना, अभी उन्होंने क्लासेस जो सिंध में हुआ है कल्चर शो के नाम पे, बिल्कुल सही, जो बड़ा सिंध अच्छा में हुआ है कल्चर। अरे भाई आपकी आवाम भूखी मर रही है, आपके फौजी शहीद हो रहे हैं, रियासत तालिबानाइजेशन यही है और आप नाच गाना शहीद क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान में हम सिविलाइजेशन खत्म कर दें, अगर पाकिस्तान की जंग है तो हम वापस चले जाए, ये मौका है, घरों में चले जाए, ये मौका है, दिस इज द राइट टाइम। आप मौसीकी की मुखालफत करें, दिस इज द राइट टाइम। पाकिस्तान में कल्चरल शोज की मुखालफत करें, सर दिस इज द राइट टाइम। मामला है जिनके लिए ये जंग हो रही है, दिस इज द राइट टाइम। हम पाकिस्तान में जिंदा रहना चाहते हैं, सर दिस इज द राइट जिंदा रहने की लवाज़मात है, राइट टाइम। दिस इज द लवाजमात है, जिंदगी के लवाजमात होते हैं, जिंदगी में म्यूजिक भी होता है, जिंदगी में नाच गाना भी होता है, जिंदगी में तमाम लवाजमात होते हैं। अगर कोई अपना नहीं करना चाह रहा वो ना करे, तालिबान हम पे मुलव्वस नहीं कर सकते, यही तो झगड़ा है, और तो झगड़ा ही कोई नहीं है। तालिबान का यहाँ ताल्लुक क्या है? ये है नहीं कोई तालिबान ने कब जो मना किया सर? आप जरा अगर मेरी बात सुनना बोले बात यह है कि वजीर आजम साहब का कल्चरल शो में जाना, मौसीकी सुनना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा वो इस्लामाबाद में भी करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी करें, और हमने जब सिंध कल्चरल फेस्टिवल किया था तो हमने तो बुलाया था वज़ीर आज़म साहब को, आप हमें भी बुला लें, हम जरूर आएंगे और ये बड़ी अच्छी बात है। जहां तक एक्सपेंसेस की बात है, जहां तक ये बात है कि सरकारी वसाइल का वहां पे ज्यादा खर्च हुआ, ये ऑडिटेबल चीजें हैं, इनका ऑडिट होना चाहिए, और ये एक बिल्कुल बात सही है कि इस पर ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए था। जो सिक्योरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर थ्रेट है, उनको पूरी सिक्योरिटी लेनी चाहिए और पूरे सिटीजन्स को भी सिक्योरिटी उनको देनी चाहिए, ये बात बिल्कुल तय बात है। तीसरी बात जो आपने ये कर रहे हैं, जो बुनियादी जो रऊफ ने जो पॉइंट उठाया है, असल में जो पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया 18वीं तरमीम के नतीजे में कि इस्लामाबाद के रिसोर्सेज तोड़ के प्रोविंसेस को दे दिए। अब प्रोविंसेस से डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं जा रहे हैं, ये पाकिस्तान में एक बुनियादी मसला है, और ये वो पाकिस्तान में मसला है जिसको हमें डील करने की इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी की एक आपने पॉलिटिशियंस के ऊपर की अपने जो मिसालें दी हैं, आपको इससे हजारा ज्यादा मिसालें मिल जाएंगी ब्यूरोक्रेट्स की, जहां पे इन लोगों ने जितने पैसे बनाए हैं पूरे पॉलिटिशियंस ने तो मिलके उसका अशरे अशीर नहीं बनाया हुआ। अगर हम इंडिविजुअल मिसालों में चले जाएं उसकी बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हमें ब्यूरोक्रेसी की जो हमारे यहाँ वसाइल के ऊपर एक बन गई हुई है मोनोपोली, उसको तोड़ना है, हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को बहाल करना चाहिए हर सूरत में, और पाकिस्तान में जो डेवोल्यूशन है वो होनी चाहिए और उसको हमें मजीद आगे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपने जो बात डेवोल्यूशन की कही है, लोकल गवर्नमेंट्स की कही है, नीचे तारीख ने ये एक्सीलेंट बातें हैं और बहुत बड़ी बातें, और ये होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक में चलते हैं, एक छोटे से ब्रेक है, फिर वापस आते हैं, फिर आप ही लोगों से बात करनी है मैंने दोबारा। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन रऊफ क्लासा साहब, मैं बस आपके कॉलम का आखिरी वो लिख पढ़ता हूं एंड देन उसके बाद आप अपना कमेंट्स दें और मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ साथी जो हैं उसके ऊपर अपना कमेंट्स देंगे। चौलिस्तान के सर्द सहरा में महफिल मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने वाले हुक्मरानों, फॉरेन ऑफिस के बाबुओं और रेडियो पाकिस्तान के करोड़ों रुपए पर डाके मारने वाले इंफॉर्मेशन ग्रुप और 442 टैक्स रिटर्न जमा ना कराने वाले कौम के बहादुर सपूतों को सलाम। तो रऊफ क्लासा साहब, तो एक तरफ आप कॉलम लिखते हैं, ये दोनों साथी हमारे सही कहते हैं कि जी हमने बड़े काम किए हैं और ये जो शो है जो कुछ भी था ये कल्चरल है और ये होना चाहिए, और इस तरीके से ये तालिबानाइजेशन को नेगेटिव करता है, पॉजिटिव चीजें हैं। तो आपने इसको कॉलम की जगह दी और इस तरह सलाम भी किया, क्या कहेंगे आप?
डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल है आपको, और मुझे दुख हो रहा है ये बात सुन के कि बहस इस पे कहाँ पे हो रही थी कि मौसीकी के प्रोग्राम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फवाद हमारा दोस्त है, हमसे बेहतर समझते। हमने आपने या मैंने कब इस बात पे एतराज ने समझा है कि किस चीज पे है कि आपको चोलिस्तान रात की मौसीकी के लिए तो अच्छा लगता है, लाल सुहारा आपका बड़ा फेवरेट है। आपने अगर वहां पे फौजियों और सिविल ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन ने जमीनें अलाट करवानी हो और वहां पे धड़ाधड़ वहां पे नंबरदार बनना हो हजारों एकड़ के लिए, तो चोलिस्तान आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको भावर नगर, रहीम यार खां पूरी चरागाह बन गई है हमारे ये इसका सेंट्रल पंजाब या हमारी रूलिंग लीड का। तो फौजी भी वहीं जमीनें लेते हैं, पॉलिटिशियन भी मजे करते हैं। डॉक्टर साहब को क्लियर कर देना कि जो नैरेटिव आपका है वो म्यूजिक के खिलाफ नहीं है। आप गलत ले रहे फवाद, म्यूजिक के खिलाफ किसी का भी नहीं है, वो किसी का भी नहीं। यहाँ पे गलत बात ठीक किया है। मुझे ये बताएं सर, उस पे और बात है। मेरा सिंपल सी बात ये है, आप चोलिस्तान के लिए आप बेशक मौसीकी करें, चोलिस्तान के 75 स्कूलों के लिए बजट आपने नहीं रखा 2013-14 में, वो बंद हो रहे हैं। मेरा वजीर आजम जहाँ पे जाता है वहाँ पे स्कूल बंद है। अब आप जो 1500 बच्चा वहाँ पे बैठा है जो मौसीकी का ये खर्चा फरमाए, तो 1500 बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तालिबान नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? एक चीज हमारा उस पर एतराज है। तो दूसरी बात, आपने कहा है कि ये कल्चरल इवेंट जरूर करें। मैं आपको सिंध की मिसाल दे देता हूँ, इसी पे ना खत्म करें। 22 बच्चे सर, 22 बच्चे वहां पे एक्सीडेंट होते नवाब शाह में। ये आपके सदर पाकिस्तान साहब का घर है, वहां पे अस्पताल नहीं था कि उन 22 बच्चों का इलाज होता। उनको उठा के हैदराबाद ले गए, हैदराबाद में उन बच्चों का इलाज नहीं हो सकता था, उनको उठा के कराची आगा खां में लेके आए। जिस आपके सूबे में, आपके पाकिस्तान के सदर के शहर में एक अच्छा अस्पताल नहीं है कि वहां पे गरीब बच्चे अपना इलाज करवा सके, एक्सीडेंट करा सके। इनको भी मौका दें, कर सके, इनको भी उसमें लास्टली बात, ये जो हमारे टैक्सेस पे आके अयाशियां करते हैं, कर्जे माफ करवाते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, जरूर करें। लेकिन अगर 442 MLA जमा नहीं करेगा, वो कभी भी वहां इसी पे खत्म करना है आपने। छोड़ते जाए तो आप भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बस मैं आपको दे रहा हूँ राम क्लासेस साहब। अच्छा मैं फवाद चौधरी एक बात नहीं, सही है, उनको टाइम मिलना चाहिए। नवाज शरीफ को डिफेंड किया, नवाज शरीफ ने उठा के मुशर्रफ के वजीरों को वजीर बना लिया है, आप फिर भी डिफेंड करते रहे हजूर, ऐसे करते रहेंगे। सिद्दीक अल फारूक साहब को मैं दे रहा हूँ, सिद्दीक अल फारूक को दे रहा हूँ, लेकिन फवाद चौधरी मेरा एतराज, सिद्दीक अल फारूक मेरा एतराज मौसीकी नहीं है। मेरा एतराज ये है कि वजीर आजम पार्लियामेंट में नहीं जा सकते लेकिन चौलिस्तान जा सकते हैं, ये एतराज है सिर्फ। नहीं ये सही है जनाब, ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं ये अर्ज करूंगा पार्लियामेंट में भी जाना कि उस चोलिस्तान में जिस लाल सुहारा का जिक्र मेरे भाई रऊफ क्लासरा ने किया, जरा वहां वाइल्ड लाइफ के लिए कितना काम नवाज शरीफ ने किया, जरा वो भी जाके देखें। दूसरी बात यह है कि इसी चोलिस्तान के इलाके बहावल नगर का चिश्तिया दानिश स्कूल जो है वो मैंने पिछले महीने जाके विजिट किया। जाके देखें कि वहाँ यतीम यसीर देहात के रहने वाले गरीब बच्चों को क्या सहूलतें, क्या माहौल, क्या मेयार तालीम है। मैंने एक क्लास को विजिट किया, बच्चों को देखा, उनकी मालूमात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कितने उन्होंने मेडल्स लिए इंटरनेशनल लेवल, ये भी देखें। एक बात यह है कि दूसरी बात आप सुन ले, दूसरी बात है अदलिया की। मैं ये अर्ज करूंगा बिलाशुबा सैयदना उमर फारूक का दौर तो वापस नहीं आएगा।